10 फरवरी 1962 हरियाणा के हिसार ज़िले में एक लड़के का जन्म हुआ। उसके पिता एक मामूली संस्कृत टीचर थे और आपको तो पता ही है कि संस्कृत पढ़ाने वालों को हमारे समाज में किस नज़र से आज के दौर में देखा जाता है। लेकिन तब उनके पिता का मजाक उड़ाने वाले लोगों को भी ये नहीं पता होगा कि एक दिन उनका बच्चा देश के सबसे बड़े कानून के पद पर बैठ जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के 53वें चीफ जस्टिस सूर्यकांत की, और उन्होंने पदभार संभाल लिया है। अक्टूबर महीने में इसकी घोषणा की गई थी कि हमारे देश के 53वें चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस सूर्यकांत, जो हरियाणा के हिसार ज़िले के रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आज जस्टिस सूर्यकांत की कहानी हम आपको क्यों बता रहे हैं? ये कहानी दरअसल हमें ये प्रेरणा देती है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड चाहे कितना भी पिछड़ा हो, आप अपने बचपन में कितने भी संघर्षों से गुजर रहे हो, अगर आप में लगन है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो एक दिन आप भी देश के सर्वोच्च पद पर बैठ सकते हैं। और जस्टिस सूर्यकांत की कहानी हमें इसी कहानी की तरफ ले जाती है। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने पूरे कानूनी करियर में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले दिए जो मील का पत्थर साबित हुआ है, और उन्होंने अपने करियर के दौरान ऐसे तमाम बाधाओं को पार किया जो उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी तरक्की में एक तरीके से रोड़ा पैदा कर रहे थे। आज हम एक एक करके उन सब चीज़ों का जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उन बेहतरीन फैसलों के बारे में बताते हैं जिन्होंने हमारे देश को कुछ दिया, कुछ वैल्यूएबल चीज़ दी, और हमारे देश में कुछ ऐसे कानून के लिए नज़ीर पेश किए जिसकी सालों साल तक तारीफ होती रहेगी। और उन्हीं में से एक था वन रैंक वन पेंशन, जिसको OROP बोलते हैं। आपको तो पता ही है कि एक दौर ऐसा था हमारे देश में 2016, 17, 18, और आज भी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग उस पर नाराज़ भी हैं। सरकार ने हालांकि दे तो दिया OROP, लेकिन उस पर नाराज़गी दूर नहीं हुई बहुत लोगों की। 2024 में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने पूर्व सैनिकों के लिए OROP योजना को बरकरार रखा था, और ये करके उन्होंने समझिए कि एक तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। आपको याद है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा विवाद चला था, और वो दौर था साल 2021 का। विवाद क्या था? विवाद ये था इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस, जिसके बारे में कहा गया कि हमारे देश के करीब 40 से 48 ऐसे नेताओं को, जो कि बड़े हाई प्रोफाइल लीडर हैं, उसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो विरोधी दल के नेता थे, जो विपक्षी पार्टियों के नेता थे, उनके मोबाइल फ़ोन में इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को भारत की सरकार ने डाल दिया, ऐसा आरोप लगाया गया। इतना गंभीर आरोप था, आरोप यहाँ तक लगा दिया गया कि उस समय जो नेता विपक्ष होते थे, उनके मोबाइल में भी जिस अधीर रंजन चौधरी थे, उनके मोबाइल में भी पेगासस सॉफ्टवेयर है। राहुल गांधी के मोबाइल में भी पेगासस सॉफ्टवेयर की बात आई। कहा गया कि ओवैसी के मोबाइल में भी पेगासस सॉफ्टवेयर है। कुछ तो मंत्रियों के, केंद्र सरकार के मंत्रियों के मोबाइल में पेगासस सॉफ्टवेयर होने की बात कही गई। लेकिन ये पूरा मामला पहुंचा किसके पास? सुप्रीम कोर्ट में। और उस समय जिस बेंच में इसकी सुनवाई चल रही थी, उस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत भी मौजूद थे। साल 2021 में पेगासस स्पाईवेयर मामले में एक तकनीकी कमेटी बनाई गई, एक टेक्निकल टीम कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी का काम ये था कि जो सरकार के खिलाफ आरोप लग रहे हैं, उस आरोप में कोई दम है या नहीं है। और जानते हैं, उसी बेंच, जिस बेंच ने ये फैसला दिया था, उसी बेंच का हिस्सा थे जस्टिस सूर्यकांत। और बाद में ये पाया गया, उस टेक्निकल टीम ने पाया कि ये जो स्पाईवेयर डालने की बात कही गई थी, वो पूरी तरह मनगढ़ंत निकली। मतलब ऐसा कोई भी जासूसी सॉफ्टवेयर हमारे जिन नेताओं के बारे में कहा गया, उन नेताओं के फ़ोन में नहीं मिले। कई नेताओं ने तो अपने फ़ोन ही नहीं दिए। इसी तरह एक सबसे बड़ा हमारे देश में बहुत सालों से एक विवाद चल रहा था, वो था समलैंगिक विवाह का मामला। चूंकि सामाजिक विवाद से जुड़ा हुआ चीज़ था, समाज से जुड़ा हुआ मामला था, और इस मामले में भी जिस बेंच ने सुनवाई की थी, उस बेंच का हिस्सा रह चुके हैं जस्टिस सूर्यकांत। साल 2023 में समलैंगिक विवाह पर
एक बड़ा फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि भारत का समाज इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। जस्टिस सूर्यकांत उन जजों में शामिल थे, उन जस्टिस में शामिल थे जिन्होंने कहा था कि विवाह करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, और इसे पूरी तरह संसद पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि हमारे देश में समलैंगिक विवाह वैलिड होंगे या वैलिड नहीं होंगे, मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कोर्ट पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। इसलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार उन्होंने संसद को दे दिया था, यानी सरकार के पाले में गेंद डाल दी थी। याद है आपको साल 2016 का वो दौर जब भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर 8 नवंबर 2016 को 8 बजे रात को आकर टीवी पर यह ऐलान किया कि जो नोट है 500 रुपये और 1000 रुपये के, वो नोट चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया, वैसे ही आपने देखा कितना हाहाकार मच गया था। लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी एटीएम के बाहर। कई तो ऐसे दर्दनाक और भयावह मंजर देखे कि लोग परेशान हैं। कुछ लोग सुबह पहुंचते थे, शाम तक खाना नहीं खाते थे पैसा निकालने के चक्कर में। तो ये हालत हो गई थी। नोटबंदी पर भी जो फैसला गया, मतलब चुनौती दी गई, कुछ लोगों ने नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, और जिस बेंच ने सुनवाई की इस पूरे मामले में, उस बेंच का भी हिस्सा थे जस्टिस सूर्यकांत। और 2016 की जो नोटबंदी का जो फैसला आया था, 2016 में जो नोटबंदी लागू हुई थी, उस फैसले को 4-1 से पास किया गया था, मतलब बरकरार रखा गया था। सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया था 4-1 से। और उस बेंच में शामिल थे जस्टिस सूर्यकांत, जो इस फैसले के साथ खड़े थे कि सरकार ने गलत नहीं किया है। मतलब सरकार का जो तर्क था, अटॉर्नी जनरल का जो तर्क था, उसे सही माना गया था कोर्ट के भीतर। अब आपको सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं, आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 जब हटाने का फैसला लिया गया जून के महीने में, 5 जून 2019 को, तो पूरे देश में मिठाइयाँ बट रही थी। पूरे देश में आपको अगर वो मंजर याद हो, वो दिन याद हो, तो ऐसा लग रहा था कि होली दिवाली सब एक साथ मनाया जा रहा है। उस दिन संसद के भीतर 2-3 बड़े फैसले हुए थे। पहला ये कि जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 है उसे हटा दिया गया था, और आर्टिकल 35A को भी हटाया गया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ये अमित शाह का फैसला आजीवन याद रखा जाएगा हिंदुस्तान के इतिहास में। इतना बड़ा फैसला था, मोदी सरकार का ये इतना बड़ा फैसला था। उस समय चूंकि इस फैसले के समय बहुत सारी चुनौतियां आने लगी, तो भारत सरकार को एहतियातन कुछ कदम उठाने पड़े। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया गया। 2020 में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि इंटरनेट को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक हिस्सा है, इसलिए इसे कभी भी इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। हमेशा आपको, सरकार को नसीहत दी थी जस्टिस सूर्यकांत ने कि किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की सेवा को नहीं रोका जा सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला था जस्टिस सूर्यकांत का। बिहार में अभी SIR की प्रक्रिया चल रही थी। वो मामला भी कहाँ पहुँचा? सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। और जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो जाहिर सी बात है, ये मामला लेकर पहुंचा कौन होगा? विपक्ष के लोग, जो SIR पर आपत्ति जता रहे थे। उस SIR पर भी जो बेंच सुनवाई कर रही थी, उस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत मौजूद थे, और सिर्फ उन्होंने सुनवाई नहीं की, बल्कि उन्होंने आधार को उसमें जोड़ा। जिन 11 दस्तावेजों को शामिल किया गया था, बिहार चुनाव आयोग ने जिन 11 दस्तावेजों को मान्य किया था, उन 11 दस्तावेजों में 12वां दस्तावेज आधार कार्ड को जोड़ा गया। और उसी वक्त जो 23 लाख कहा गया, जो 23 लाख लोग वोटर्स के नाम काटे गए थे, जिनके बारे में दावा किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वो मृत हो गए हैं, मृत वो जिंदा नहीं है, उनके नाम कट जाने चाहिए, इसीलिए हम SIR करवा रहे हैं। तो इस पर चुनाव आयोग को जस्टिस सूर्यकांत ने फटकार भी लगाई थी। ये भी उनका एक बहुत बड़ा उनके कई बड़े फैसलों में ये भी एक शुमार था। इसके अलावा
मोदी सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर भी बहुत घेरने की कोशिश हुई। और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा था, आपको अगर ठीक से याद हो तो साल 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, यानी जून के महीने में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उससे पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उछाला गया। इसे 2023 के जो शीतकालीन सत्र था, उस सत्र के दौरान जब इस मुद्दे को उछाला गया, उसके बाद इसने हाइप पकड़ लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू भी पहुंचा कहां? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत का विवादित इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर हुई सुनवाई का वो हिस्सा रहे। और हालांकि अंतरिम निर्णय, जो अंतिम निर्णय था वो बाद में आया, लेकिन उन्होंने कहा था कि हालांकि वो हमेशा इस बात पर जोर देते रहे कि कोर्ट में जितने भी मामले पेंडिंग हैं वो मामले जल्द से जल्द निपटाए जाने चाहिए, और उनका हमेशा यही जोर रहा है इतने सारे मामलों। इससे पहले साल 2018 में जस्टिस सूर्यकांत हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। कुछ और प्रदेशों में वो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, कुछ और प्रदेशों के कोर्ट में। तो उनका एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है, कानूनी अनुभव रहा है। और उन तमाम अनुभवों को देखते हुए और उन तमाम अनुभवों को देखते हुए, उनकी सीनियरिटी को देखते हुए, अब उन्हें देश का 53वां चीफ जस्टिस बना दिया गया है। मतलब वो न्याय के देवता हैं, और उनसे पूरे भारत को यही उम्मीद है कि हमारे अदालत की चौखट पर जो भी जाएगा उसे न्याय ही मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और हमें ये भी बताइएगा कि आप अगला वीडियो किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं। नमस्कार।